पंछी हो या हेलीकॉप्टर, पंछी हो या हेलीकॉप्टर, पंखों से उड़ान भरते हैं। और जो बच्चे अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं वो कभी एग्जाम से नहीं डरते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टफ मोस्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी इस क्वेश्चन आंसर्स को करते जाइएगा और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग क्वेश्चन भी छुपा हुआ रहेगा। तो आप लोग का एग्जाम में ना छूटे, इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर और भी कई क्वेश्चंस छिपे हुए हैं जो कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाला है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स का कितना ब्रांच है, दो ब्रांच है आपका। एक हो गया समष्टि और एक हो गया व्यष्टि। व्यष्टि दैट मींस हो गया दोस्तों, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि का मतलब हो गया दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां पे आपको सवाल पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, यहां पे जो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हमें आंसर्स को जो है 2 मार्क्स के लिए एक वाक्य में लिखने के लिए कहा गया है, तो एक ही वाक्य में इस आंसर को दिया गया है। लेकिन इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपका 3 मार्क्स हो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सब में यह आंसर आप जरूर लिखिएगा। तो पहले आगे हम लोग देख लेते हैं कि 2 मार्क्स के लिए क्या आंसर लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक अर्थव्यवस्था के समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करती है। Macroeconomics is a branch of economics that studies the overall economic variable of an economy। तो दोस्तों, it is the study of overall economic activity, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा आपका, उसके बाद दोस्तों नेशनल इनकम आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप लोग को जानना जरूरी है, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो 4 लेटर आप देख रहे हैं MACRO, ठीक है। तो अंग्रेजी के मैक्रो शब्द जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना है। कौन सा वर्ड से बना है, कौन सा ग्रीक वर्ड से बना है दोस्तों, ये याद रखिएगा, मैक्रोज, MAKROS, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों लार्ज, इसका मतलब क्या होता है, विशाल। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अंग्रेजी का जो मैक्रो वर्ड है वो किस वर्ड से बना है, तो याद रखिएगा ग्रीक वर्ड से बना है, और उसका ग्रीक वर्ड में क्या लिखा गया है, मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, विशाल, दैट मींस लार्ज, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चरों से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तथ्य जैसे पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग, समग्र निवेश, समग्र जो है आप लोग याद रखिएगा आर्थिक विकास आदि के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना सच एज प्रॉब्लम ऑफ आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, GNP, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा, ठीक है। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर लेके, कि इसे जो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे जो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है, इसे आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र को जाना जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जाना जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, विनियोग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन इन्वेस्टमेंट। तो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए संपत्तियों के उपस्थित स्टॉक में वृद्धि करना विनियोग कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, द इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हर एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से जो है हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। इसको भी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बताया गया दोस्तों, तो आप लोग को एक ही वाक्य में कंप्लीट करना था इसको, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। उसके बाद आप लोग का और डिमांड रहेगा तो और एक से एक हेल्पफुल वीडियोज आने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1934। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग डेट के साथ अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, आप बताइएगा ये किस टाइप का बैंक है, सेंट्रल बैंक है या फिर दोस्तों आप लोग का प्राइवेट बैंक है या आप लोग का पब्लिक बैंक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, प्रत्यक्ष कर क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों ये सवाल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जा रहे हैं इस बार, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा और आंसर्स को लिखिएगा। प्रत्यक्ष कर क्या है दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स जो होता है, प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनमें व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर कर लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर वे कर है जिनमें जो है व्यक्तियों की संपत्ति और यह कर जो है किस पर लगाया जाता है, उनके आय पर लगाया जाता है। इनका भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स आर टैक्स, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है व्यक्तियों की संपत्ति और आय पर लगाया जाता है और इसका भुगतान जो है उसी को करना होता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, जैसे आपका हो गया इनकम टैक्स हो गया, आयकर हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स यानी संपत्ति कर हो गया और गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर हो गया। दोस्तों ये एग्जांपल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका 1 मार्क्स में पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है। व्हाई द रिपेमेंट ऑफ लोन इज कैपिटल रिसीव्ड, ठीक है। तो ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय कहलाता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से सरकार की देयता में क्या आती है, कमी आती है। रिपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज पेइंग ऑफ डेब्ट्स रिड्यूस द लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है ऋणों का भुगतान जो है पूंजीगत व्यय इसलिए कहलाता है क्योंकि ऋणों का भुगतान करने से जो है सरकार की जो लायबिलिटीज होता है, देयताएं होते हैं, दायित्व होते हैं, वो उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो इसको भी आप लोग आंसर्स को लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों यहां पे दिया गया यदि एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक रूल आप लोग पढ़े हैं, एमपीसी और इधर दिया हुआ है आपका एमपीएस, ठीक है। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और यहां पे निकालना है आपको क्या, एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है कि एमपीसी और एमपीएस दोनों का योग जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दोनों का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसमें जो है एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है एमपीएस का, किसका निकालना है, एमपीएस का, ठीक है। तो एमपीएस बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पे ये जो है प्लस पे है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा 0.3। तो आपका जब माइनस कीजिएगा 1 से तो आपका निकल जाएगा 0.7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, इस फॉर्मूला को लगा के आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, जब किसी एमपीएस या एमपीसी में किसी एक का वैल्यू दिया जाए तो आप याद रखिएगा इन दोनों का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। बस आप इसी रूल को लगा के आंसर निकाल दीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों आप लोग का जो है जितना भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है उसके लिए अलग से एक वीडियो आएगा, अगर आप लोग का डिमांड रहा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल इतना ज्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में कि उसमें से कम आपका जो है टोटल कितना 15 नंबर तक जो है आप लोग का कंफर्म हो जाता है उसमें से इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो है आप लोग का टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बशर्ते कि आप लोग का प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। खास करके इस बार के मॉडल सेट 1 को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाके प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, ठीक है, क्योंकि वो जो है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं है, वो वीडियो चैनल जो है हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार के स्टूडेंट सपोर्ट नहीं किए इस चैनल को। तो आप लोग का दायित्व बनता है, अगर आप लोग चाहते हैं और एक से एक वीडियो लाना तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। पिछले साल जो स्टूडेंट्स थे लगभग 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का जुड़े हुए थे। इस बार जो है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में पता नहीं रुझान है कि नहीं इकोनॉमिक्स में उन लोगों का, तो इसलिए पता नहीं उन लोग का क्या है राय।
तो हालांकि जो भी है, जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है अपना पॉजिटिव थॉट रखिएगा और अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट मिला के जो है आप लोग का रिजल्ट बनता है, तो उसमें इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा इंपैक्ट रहता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर लाना है तो इस चैनल के साथ अच्छे से तैयारी कीजिए और इसको सपोर्ट भी कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज देख के आप लोग इसके आंसर को अपने शब्दों में जोड़ के लिख सकते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होती है, यानी एक क्लोज इकोनॉमी इज वन दैट हैज नो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद आउटसाइड इकोनॉमीज। ठीक है, इसको आंसर को लिख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। तो आर्थिक एजेंट कौन होते हैं दोस्तों, मैंने इसको हाल ही में आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराया था कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स, परिवार यानी उपभोक्ता, कंपनी यानी निर्माता और बाजार, और राज्य जो विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बाजार के कामकाज को क्या करता है, विनियमित करता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक एजेंट है। ठीक है, फैमिलीज यानी कंज्यूमर्स, कंपनीज यानी प्रोड्यूसर्स एंड मार्केट्स, एंड द स्टेट यानी इसका बात मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट का बात हो रहा है। विच through the various mechanism regulate the functioning of the market are the most important economic agents। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा गया, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है ऑलरेडी किए हुए हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़ क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अबॉर्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम का जो है फॉर्मूला से रिलेटेड एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, नगद निधि अनुपात CRR से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कैश रिजर्व रेशियो। तो नगद कोष अनुपात CRR के अनुसार बैंक अपने शुद्ध मांग एवं स्वादी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। उसे जो हम लोग CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है CRR का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, और इसका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स हैव टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड, ठीक है, एंड फिक्स डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है दोस्तों, इस बार बजट से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी बजट टॉपिक से आप हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट बजट। तो सरकारी बजट एक महत्वपूर्ण यंत्र है जो सरकार के वित्तीय नीतियों की व्याख्या करने तथा उनके अनुसार वित्तीय नीतियां बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये जानते हैं हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों का द्वारा बजट जारी किया गया है। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बजट जारी करती है उसकी धारा कितनी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार जो बजट जारी करती है उसकी धारा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट बजट इज एन इंपॉर्टेंट टूल विच इज यूज टू एक्सप्लेन द टेक्निक यहाँ पे दोस्तों एक साथ हो गया है द फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट एंड मेक फाइनेंशियल पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये अलग है दोस्तों, एक साथ सट गया है, तो याद कर लीजिएगा इसको, फाइनेंशियल पॉलिसीज अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे द फाइनेंशियल पॉलिसीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति के बारे में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू रिसीप्ट। तो राजस्व प्राप्ति है, ये प्राप्तियां सरकार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियां है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, दिस रिसीप्ट्स आर एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स टू बी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित प्राप्तियां हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन था, इसलिए एक ही वाक्य में जो आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस में, तो इसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। समग्र मांग क्या है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो समग्र मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग से है। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द एग्रीगेट डिमांड फॉर
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 जो देख रहे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल में से है। ये दोस्तों 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी। तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो बस इसका डायरेक्ट यहां तक आंसर लिखिएगा, और 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कैसे लिखना वो बता रहे हैं अभी। तो व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो व्यापार संतुलन से तात्पर्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात में अंतर से है। किसके किसके बीच, आयात और निर्यात के बीच। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में कहते हैं बीओटी, या फिर वीएक्स माइनस वीएम। तो वीएक्स किसको बताता है दोस्तों, निर्यात की गई वस्तु का मूल्य को, और वीएम बताता है आयात की गई वस्तु के मूल्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये तो सभी को आंसर्स याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हर एक विधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो फिर लेके आऊंगा, अभी आप लोग का डिमांड रहा तो। ठीक है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां होती है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या क्या, आय विधि, ठीक है, मूल्य वृद्धि, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि, इसी को मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं या उत्पाद विधि कहते हैं, और तीसरा है व्यय विधि। तो 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम आर एज फॉलोज, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है, और वैल्यू एडिशन मेथड को दूसरा किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड, और लास्ट हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है, व्हाट इज इंजेक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो भरण के आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश या चक्रीय प्रवाह के आयकर को क्या कर देता है, आकार को बढ़ा देता है। इंजेक्शन इज इंक्लूडेड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। और मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग को बताया गया हुआ है। आप लोग जाके इस साल के जो मॉडल सेट 1 है दोस्तों, उसका पार्ट 2 को देख लीजिएगा, जो आप लोग का 3 मार्क्स के क्वेश्चन से वो बताया गया है। तो मुद्रा की परिभाषा दीजिए पूछा गया। तो मुद्रा से इससे अभिप्राय कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखे की इकाई के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है। यानी दोस्तों आप जानते हैं कि विनिमय यानी कोई भी सामान का लेन देन हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ का उपयोग करके, और इसे लेखे की इकाई के रूप में सब जगह बराबर जो है मान्यता दिया जाता है। यानी ऑल ओवर इंडिया में अगर 100 रुपये का नोट ले जाते हैं तो उसका वैल्यू 100 रुपये ही होगा, 50 रुपये नहीं होगा। ठीक है, तो इससे सब जगह स्वीकृत किया जाता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में, मनी मीन्स कमोडिटी विच इज फ्रीली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आसानी से लिख सकते हैं। स्वायत्त उपभोग, इसे उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब आय क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल रिसिप्ट। तो पूंजीगत प्राप्ति, यह प्राप्ति या तो दायित्व को उत्पन्न करती है अथवा संपत्ति में कमी करती है। कैपिटल रिसिप्ट्स, द रिसिप्ट्स आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्ति वही वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है कि पूंजीगत प्राप्ति जो है यह प्राप्ति या तो दायित्व को उत्पन्न करती है अथवा संपत्ति की कमी, संपत्तियों में कमी करती है। वही आंसर को दिया गया है, कैपिटल रिसिप्ट्स दैट रिसिप्ट्स आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया है कि आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो आयात जो है, आयात की संकल्पना को स्पष्ट करने बोला गया है, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट। तो अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ा था, अब इंपोर्ट के बारे में दिया गया। तो आयात क्या होता है, विदेशी उत्पाद की खरीद और उन्हें अपने देश में लाना। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब हमने पढ़ा था जो यहाँ पे दिया गया है। तो इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आयात जो है विदेशी उत्पाद की खरीद और उन्हें अपने देश में लाना। ठीक है, इंपोर्ट इज बाइंग ऑफ अ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू इट्स ऑन कंट्री। ठीक है, जब हम कोई भी विदेशी सामान को खरीदते हैं और उसे अपने देश में लाते हैं तो इसे हम लोग इंपोर्ट यानी आयात कहते हैं। दोस्तों इस पर जो है कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग को बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हम लोग को बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेडिकल के जो सामान होते हैं वो अधिकतर इंडिया को जो है बाहरी देशों से हमें क्या करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। बहुत सारे जो है टेक्निकल सामान भी है जो जिसे इंडिया में जो है बाहरी देशों से लाया जाता है और उससे जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करके उस सामान को बनाया जाता है। ठीक है,
तो बाहरी देशों से अगर कोई सामान खरीदते हैं और अपने देश में ले आते हैं तो इसको जो हम लोग इंपोर्ट यानी आयात के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यहां पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो समष्टि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ होल का हम लोग उस पर अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पे व्यष्टि में जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्तमान व्यक्तिगत लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका हो गया व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे समूह यानी आपका उद्योग हो गया, बाजार के व्यवहार का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसे जो है कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसे कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, कीमत सिद्धांत कहा जाता है, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील्स विथ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज आपका हो गया कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड फार्म्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। जबकि ये जो है कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लेकिन जो है समष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप आसानी से 3 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं दोनों का परिभाषा के साथ। जो जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई उसको जोड़ के आप लोग लिख दीजिएगा। अगर डिमांड रहा आप लोग का तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का भी एक सीरीज आएगा भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए था, अब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन का भी एक सीरीज आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया, बाजार से आप क्या समझते हैं। तो बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बाजार क्या होता है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट। तो बाजार एक ऐसी क्रियाओं का संयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके द्वारा क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु के क्रय अथवा विक्रय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी दोस्तों बाजार का जो एक जगह, पर्टिकुलर जगह होने का जो कॉन्सेप्ट था, जहां पे भिंडी ले लो, आलू ले लो, सब्जी ले लो, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया दोस्तों। यानी बाजार के लिए क्या होना चाहिए, जो क्रेता और विक्रेता अगर संपर्क में आते हैं तो मार्केट कहलाएगा। जैसे अगर आप कोई चीज घर में खाना मंगवाना चाहते हैं तो कोई डिलीवरी बॉय आएगा, यानी वो सामान को आपको पहुंचाने के लिए है, यानी आपने पैसा दिया उसके बदले में घर में ही सामान ले लिया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा। ठीक है, यानी खाली क्या होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक दूसरे में क्या होना चाहिए, संपर्क में आते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका बाजार कहलाता है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने भी यही बात कहा था, इसको भी आंसर में 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो लिखिएगा कि बाजार एक तंत्र है जिसके द्वारा क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु को कीमत तथा की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक दूसरे के क्या होता है, संपर्क में आते हैं। इंग्लिश में देख सकते हो दोस्तों, लिखा क्या गया है, वही लिखा गया है, मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ एक्टिविटीज विच पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स आर बाउट इन क्लोज कॉन्टेक्ट फॉर द परचेज एंड सेल्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये जो सैमुअल्सन के द्वारा जो है आपका परिभाषा दिया गया, मार्केट इज अ मैकेनिज्म व्हिच बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा। एकाधिकार का अर्थ लिखिए। तो राइट द मीनिंग ऑफ मोनोपोली पूछा गया है। तो मोनो का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको 2 वर्ड में तोड़ा गया है, मोनो और पोली से मिलकर बना है मोनोपोली। यानी मोनो का अर्थ होता है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। यानी दोस्तों बात अब समझ चुके हैं किसका बात हो रहा है, एक विक्रेता। यानी एकाधिकार एक ऐसा बाजार ढांचा है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वस्तु और सेवा का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है तथा यहाँ कोई निकट जो है स्थानापन्न नहीं होता, यानी उसके अलावा कोई भी ऐसा उसके जैसा सामान रखने वाला, बेचने वाला नहीं पाया जाता, स्थानापन्न नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने बता दिया था कि सरकार के पास जलापूर्ति तथा रेलवे प्रदान करने का एकाधिकार है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हर एक के लिए अलग अलग कीमत जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि रेलवे जो है पूरी गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, तो रेलवे जब गवर्नमेंट का अंडर है तो गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से जो है कीमत का जो है विविधीकरण कर सकते हैं, प्राइस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे वृद्ध लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए अलग पैसा काटती है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग पैसा लगाती है। एक ही जगह जाने आने का भाड़ा जो है टिकट में आपको अंतर देखने को मिलेगा। आपसे जो टिकट का पैसा लिया जाएगा उससे
कम पैसा जो है सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन से लिया जाएगा, ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति है उन लोगों से। विकलांग के लिए अलग पैसा चार्ज किया जाता है और बहुत जगह जो है पैसा लिया भी नहीं जाता है ट्रेवल करने के लिए। जैसा आप लोगों को मालूम है, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं और जो रेलवे के खुद के कर्मचारी होते हैं उनको भी पैसा नहीं लगता है। तो एक ही जगह आने जाने के लिए आपने देखा कीमत का कैसे अलग अलग विविधीकरण देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मार्केट को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो है, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा गया यहाँ पे मोनो मीन्स वन एंड पोली मीन्स सेलर, ये दैट इज वन सेलर। मोनो इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ गुड और सर्विस एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर द गुड, ठीक है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज मोनोपोली इन प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इन अ मोनोपोली। तो कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना अधिक होगा, ठीक है, अंतर जितना अधिक होगा शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत कीमत तथा सीमांत लागत के बीच जितना अंतर जो है कम होगा, एकाधिकारी की शक्ति भी उतनी कम होगा, ठीक है। यानी प्राइस जो है ग्रेटर देन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच का क्या है, आसानी से लिख दीजिएगा, द ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट द ग्रेटर विल बी द मोनोपोली पावर। जितना ज़्यादा होगा उतना मोनोपोली पावर होगा। कन्वर्सली जो है स्मॉलर डिफरेंस होगा तो प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच तो स्मॉलर मोनोपोली पावर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 26 पे, आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, पहले परिभाषा याद रखते हैं, उसके बाद फिर आंसर को देखते हैं। किसी भी तरह के उत्पाद को बाहरी देशों से अपने देश में लाना हमने समझा क्या, आयात यानी इंपोर्ट कहलाता है। लेकिन हमें इंपोर्ट प्रतिस्थापन पूछा गया, सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयात को अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है किसी भी देश से कुछ अपने देश में मंगवाना। कई बार अपने देश में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए जो है, कई बार किसी वस्तु की निर्माण के लिए कच्चा माल को जो है दूसरे देश से उन वस्तु की खरीद की जाती है, तो यह क्या कहलाता है, जो आयात या इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ पर ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ घर में बने हुए चीज़ें हैं वो घरेलू चीज़ों को ज़्यादा लोग जो है सामान का यूज़ करें, ताकि जो है विदेशों में जो है हमारे भारतीय पैसा करेंसीज जो है ना जाए। और बाहरी सामान आने से क्या होता है कि उनकी जो है मनी का पावर बढ़ जाता है और हमारे देश का करेंसी पावर क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS 0.4 है तो इसका गुणांक क्या होगा। इफ द वैल्यू ऑफ MPS इज एन इकोनॉमी इज 0.4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका केवल MPS का वैल्यू दिया गया है और मल्टीप्लायर गुणांक को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, K से डिनोट करते हैं। किससे, K से डिनोट करते हैं। आपका MPS का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, MPS का वैल्यू कितना दिया है, 0.4। कितना दिया है दोस्तों, 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपका MPS दिया रहे और आपका K निकालना बोले, मल्टीप्लायर निकालना बोले, तो K का वैल्यू क्या होता है, MPS दिया रहने पर 1/MPS होता है। 1 बाय क्या होता है, MPS होता है। यानी 1 के जगह 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 0.4। पॉइंट को हटाइएगा दोस्तों तो ऊपर में क्या जाएगा, 10। क्या जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10/4, ठीक है। कितना रहा, 10/4। काटिएगा तो क्या होगा, 5, 2 का 5 10, 2 दूनी 4। यानी 5 का आधा कितना होगा दोस्तों, 5 को 2 से भागा देंगे तो निकलेगा 2.5। 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी से इसका आंसर देके आप मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और एक वैसे ही क्वेश्चन दिया गया, अभी जस्ट हमने MPS सॉल्व किया, अब दिया गया MPC। दोस्तों ये 3 मार्क्स में आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया यदि MPC का मान 0.75 है तो गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज 0.75 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो जब याद रखिएगा MPS था तो हमने क्या लगाया, 1/MPS, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया MPC, तो MPC बोला जाए और मल्टीप्लायर निकाले। मल्टीप्लायर यानी गुणांक को क्या कहते हैं दोस्तों, गुणांक को K से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/-MPC
सी, ठीक है। एमपीएस रहता तो 1 माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ एमपीसी निकालने बोला गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 0 पॉइंट क्या होगा दोस्तों 75। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0.25 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाइएगा आपका तो ऊपर में चल जाएगा 100, और 100 का पहाड़ा में 100 जो है 25 का पहाड़ा में के बार में कट जाता है 4 बार में, तो आंसर निकल जाएगा आपका दोस्तों 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है 0.8 रहता, यहाँ पे वैल्यू जो है अगर 0.8 रहता तो इसका आंसर क्या निकलता। दोस्तों इसको ध्यान से बनाइएगा क्योंकि एग्जाम में ये आप लोग को डायरेक्ट 3 मार्क्स मिलेगा, और एग्जामिनर अगर सही रहा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इकोनॉमिक्स का मैथ का अलग से मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, अगर आप लोग का डिमांड रहा नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।